सो बात करते हैं पीजेंट मूवमेंट्स विथ रिलीजियस ओवरटोन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है हमारी नारकिल बीरिया अपराइजिंग। तो किस कौन करता है? ये टीटू मीर करते हैं। इनको बोलते हैं मीर निथर अली और टीटू मीर। तो ये हैं टीटू मीर और मीर निथर अली। नीत हर गया, ठीक है, ये अपनी नीत को हार गए। तो ये नीट इन्होंने दिया तो अली ने, ये नीट में हार गए थे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना है मीत निथर अली टीटू मीर, ठीक है। तोता जैसे थे, टीटू टीटू तोता जैसे थे, ठीक है। ये बाद में वहाबीज के साथ मर्ज हो जाते हैं। जो टीटू मीर थे मुस्लिम से, वहाबीज के साथ भी मर्ज हो जाते हैं। तो ये मैका गए थे एक बार। ये टीटू मीर जो थे ये नीट हार गए, फिर मैका गए कि शायद हम मैका जाएंगे तो नीट में फिर से पास हो जाएंगे। तो ये जो कहते हैं निथर अली, ठीक है, नीट पे हार गए थे। ये अली क्या वहाँ जाते हैं, मैका जाते हैं, वहाँ से ये फरेजीज से मिलते हैं। तो फरेजी दूसरा मूवमेंट चला था, वहाँ से मिलते थे। तो ये फरेजीज के कॉन्टेक्ट में भी आते हैं। तो ये करते हैं, ये किसके अगेंस्ट लड़ते हैं? हिंदूज के अगेंस्ट, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट, और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो फर्स्ट आर्म पीजेंट अगर अपराइजिंग पूछी जाए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी, पीजेंट्स के द्वारा अपराइजिंग, आर्म्ड मीन्स नॉन वायलेंट नेता। फर्स्ट आर्म पीजेंट अपराइजिंग जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थी डेट वॉज नारखिल बेरिया अपराइजिंग, ठीक है। नारखिल बेरिया अपराइजिंग कि नर्क में जाओगे तुम लोग, इस्लाम फॉलो नहीं करते, नर्क में जाओगे, ठीक है। तो ये था नर्क बेरिया अपराइजिंग, फर्स्ट आर्म स्ट्रगल था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो फिर बहावी मूवमेंट में जाके मर्ज हो जाता है रिवोल्ट, ठीक है। रिलीजियस लाइन लेता है वही, हिंदूज़ को मारो इस तरीके से। फिर यहाँ पे क्या होता है, हिंदूज़ को जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको मारने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फरेजीज से भी मिलते, कॉन्टैक्ट में आते हैं जब, ठीक है। और फिर ये बहावी मूवमेंट के साथ मर्ज जाते हैं। फिर आता है हमारा पागलपंथी रिवोल्ट। तो पागलपंथी क्या थे, ठीक है, ये बिलीव करते थे रिलीजियस हारमोनी में। देखो पागल नाम से लिखा है, पागल नहीं थे, रिलीजियस हारमोनी, सूफीज़म, जो इस्लाम में जो सूफीज़म है, ठीक है। एनिमिज़म, एनिमिज़म मतलब सोल में बिलीव करना, ठीक है। नॉन लिविंग चीज़ों में भी सोल है। एंड हिंदुइज़म, इन सब से ये लोग अपनी जो भी है इम्पोर्टेंस ड्राइव करते थे। सेमी रिलीजियस मूवमेंट था ये हमारा, क्या था, पागलपंथी रिवॉल्ट, ठीक है। माई मैन सिंह है, तो ये बोलते थे, मैन कौन थे इसके लीडर, इसे कहते हैं माई मैन सिंह। तो माई मैन सिंह, माई मैन सिंह। तो सब लोग बोलते क्या है ये माई मैन, क्या है ये, ठीक है, ये पागल है क्या, इसे इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। कैसे कर्म किए, ये पागल मिल गया, ठीक है। तो हमें याद रखना है करम शाह, ठीक है। तो इसका लीडर होता है करम शाह, और फिर होते हैं इसका सन होता है टीपू शाह। तो करम शाह एंड टीटू शाह। तो ये कौन सी ट्राइब के होते हैं? हाजोंग एंड गारो टाइम के होते हैं। तो ये हमें ट्राइब याद रखना है, हाजोंग एंड गारो ट्राइब। कहाँ पे? बंगाल वाले रीजन में। तो गारोज ये बंगाल, वेस्ट बंगाल जैसे मेघालय में है, तो ईस्ट एरिया में थे, बंगाल वाले एरिया में। तो हमें याद रखना है माई मैन सिंह कहाँ से थे? हाजोंग एंड गारो ट्राइब से थे। तो ये किस टाइम में था? 1825 टू 1835 वाले एरिया में था। तो यही बहुत ज़्यादा लैंड रेंट मांग रहे थे। तो ये फिर ब्रिटिशर्स ने इसको वायलेंटली सप्रेस कर दिया था। तो हमें याद रखना है कैसे कर्म किए, कैसा पागल सा मिल गया माई मैन सिंह, ठीक है। तो ये किस पे फोकस करते थे? रिलीजियस हारमोनी। तो एक तरीके से सेमी रिलीजियस मूवमेंट था। फिर हमारा आता है फरेजी रिवॉल्ट, ठीक है। फरेजी, तो यहाँ पे फरेजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ़र्ज है। फ़र्ज क्या है? शरीयत लॉ को फॉलो करना, ठीक है। हज और शरिया को फॉलो करना हमारा फ़र्ज है। तो इसलिए हमें याद रखना है हजी शरीयत अल्लाह फरीदपुर के, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल में फरीदपुर था, वहाँ पे थे हजी शरीयत अल्लाह। तो हज और शरिया को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। अल्लाह ने हमारा फ़र्ज़ दिया है। तो फरेजी रिवॉल्ट का कौन लीडर था? मुस्लिम सेक्ट का था हजी। हज और शरिया को फॉलो करना हमारा फ़र्ज़ है, तो हज शरिया को फॉलो करना हमारा हर फ़र्ज़ है। तो हजी शरीयत अल्लाह। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी अववाफ से। अववाफ के थे जो टैक्स, रेगुलर टैक्स लगता था उसके ऊपर और टैक्स लगा दिया जाता था, इसको बोलते थे अववाफ, ठीक है। इसके अगेंस्ट ये करते हैं। इसमें एक और लीडर होते हैं दादू मियान। तो फरेजी रिवॉल्ट में थे दादू मियाँ, ठीक है। दादू मियाँ नहीं बोलते मुस्लिम में प्यार से, तो दादू मियाँ थे। कहाँ पे था? फरीदपुर में, ये ईस्ट बंगाल में था। तो ये था हमारा दादू मियान का। तो याद रखना दादू मियान और हज और शरिया फॉलो करना अल्लाह ने हमें फ़र्ज दिया। तो फरेजी रिवॉल्ट, हजी शरीयत अल्लाह और फरीदपुर ईस्टर्न बंगाल एंड दादू मियाँ, ठीक है। दादू मियाँ बहुत अच्छे से फ़र्ज मिलाते थे, हज और शरिया और अल्लाह को फॉलो करते थे। तो ये थे दादू मियाँ। फिर मोपला अपराइजिंग हमारी स्टार्ट होती है 1920 में। इसको वैगन ट्रेजिडी भी बोलते हैं। वैगन ट्रेजिडी में क्या होता है, ये लोग एक वैगन में बढ़ के ये ले जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे मोपलाज जो मुस्लिम्स होते हैं मर जाते हैं, ठीक है। तो ये जब वैगन में ले जा रहे थे तो बोलते हैं मोए पानी पिला। मोपला मतलब मोए पानी पिला, ठीक है। वैगन में मारती हो, ठीक है, इस तरीके से चलाते। तो मोपला अपराइजिंग, वैगन ट्रेजिडी भी बोलते हैं। तो वो 1856 1854, और ये 1921 में भी होती है, ठीक है, सेकेंड मोपला। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट चल रहा होता है, तब 1921 में यहाँ पे भी मोपला अपराइजिंग होती है।
तो पहले भी होती है ना 1857 से पहले 1836 एंड 1854 में कहाँ पे मालाबार में रहते हैं ये केरला वाले एरिया में। फिर पीजेंट रोल 1857 में अगर देखें तो पीजेंट्स क्या थे, जो पीजेंट थे यूनाइट हो गए थे मतलब लोकल फ्यूडल चीफ्स के साथ और फॉरेन रूल के अगेंस्ट फाइट किया। लेकिन जब 1857 का रिवोल्ट खत्म होता है तो जमींदार्स को तो राइट मिले लेकिन पीजेंट्स को नहीं मिले। और फिर जैसे एक एक्ट आता है 1859 में बंगाल रेंट एक्ट, ठीक है, इसमें फ़ायदा किसको हुआ, जमींदार्स को, लेकिन पीजेंट्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो दैट वाज 1859 का एंड बंगाल रेंट टेस्ट। और 1857 रिवोल्ट के बाद पीजेंट्स को और ज़्यादा सेस लगाया और ज़्यादा टैक्स लगाया। फिर हम बात करते हैं ट्राइबल रिवॉर्ड्स की। तो डिफरेंट कॉजेज थे ट्राइबल रिवॉर्ड्स के। जो मेनलैंड ट्राइब्स थे, ठीक है, तो वो फॉरेस्ट बेस्ड थे, एग्रीगेरियन बेस्ड थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स, नॉर्थ ईस्ट तक जो ब्रिटिशर्स थे इतना अंदर तक गए नहीं थे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा घने घने जंगल से और ऊपर से जो भी फॉरेस्ट, जो भी इनकी नीड थी टिम्बर की, और वो सब यहाँ से मेनलैंड इंडिया से स्टार्ट हो जाती थी पूरी। तो इसलिए मेनलैंड ट्राइब्स की प्रॉब्लम क्या थी, फॉरेस्ट बेस्ड एंड एग्रीगेरियन बेस्ड, लेकिन नॉर्थ ईस्ट ट्राइब की नहीं थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादा स्टार्टिंग में नॉर्थ ईस्ट में इंटरफेयर नहीं किया था। तो इन्हें प्रॉब्लम थी कल्चर की, हमारे कल्चर प्रिजर्व करना है। एंड नॉर्थ ईस्ट क्या करते थे, अपनी आइडेंटिटी नेबरिंग कंट्री के साथ ज़्यादा, जैसे म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो नेबरिंग कंट्री से ज़्यादा सिमिलर थी एज कम्पेयर टू मेनलैंड इंडिया। तो डिफरेंस था मेनलैंड इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स में। तो डिफरेंट कॉजेज थे। तो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब में डीसेंसिटाइजेशन मूवमेंट्स काफ़ी स्टार्ट हुए, क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा थे। तो मेतीज ने चरचुंद महाराजा रूल के टाइम 1899-1941 तक नियो वैष्णवाइट जो ब्राह्मण्स थे उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, डीसेंसिटाइजेशन मूवमेंट किया कि हमें नई हिंदुइज्म के फोल्ड में आना है। तो ये सब था। एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल रिवॉर्ड, तो ये क्या करते थे, मसीहा लाइक फिगर समझते थे। जो भी हमारे जो लीडर हैं ट्राइबल्स, वो हमें किसी चीज़ से भी बचा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट ऑफ द मेनलैंड, ठीक है। तो ज़्यादातर ट्राइबल मूवमेंट कहाँ थे इंडिया में, सेंट्रल इंडिया, वेस्ट सेंट्रल इंडिया एंड साउथ में, ठीक है। नॉर्थ में ज़्यादा ट्राइब्स नहीं रहते। फिर सबसे पहले पहाड़ियाज। तो पहाड़ियाज क्या, ये कहाँ थे, पहाड़ पे रहते थे, ठीक है। पहाड़ पे जो राजमहल हिल के पहाड़ हैं, ठीक है, फॉरेस्टेड एरिया है, वहाँ पे रहते थे। तो इसलिए इनको बोलते थे पहाड़िया ट्राइब। कहाँ पे, राजमहल हिल्स में। तो 1778 में रिवॉल्ट करते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, इनका एक इंपॉर्टेंट एरिया होता है दमन ए को, ठीक है, दमन ए को। अपनी टेरिटरी को ये क्या बोलते थे, दमन ए कोल। तो याद रखना दमन ए को किससे रिलेटेड है, पहाड़िया से। तो ये पहाड़िया, ठीक है, राजमहल हिल्स में पहाड़ है, तो वहीं पे रहते थे। और अपनी टेरिटरी को क्या बोलते थे, ये बोलते थे दमन ए को हो। फिर हमारा आता है चुआर अपराइजिंग, ठीक है। चुआर अपराइजिंग, ये इसे रिवॉल्ट ऑफ जंगल महल भी बोलते थे। जंगल में कौन रहते थे, चूहा रहते थे, ठीक है। तो चुआर अपराइजिंग, तो रिवॉल्ट ऑफ जंगल महल। तो ये जो एक चुआर अबॉरिजिनल ट्राइब है जंगल महल में, मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे चुआर अपराइजिंग होती है इन मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये बोलते थे चुआर को बैन करो, ठीक है। तो याद रखना चुआर को बैन करो, तो बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में होती है वेस्ट बंगाल के। तो चुआर को बैन करो से बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो चुआर अपराइजिंग होती है 1766, 1772, 1795, 1816 एंड 1768 में जगन्नाथ सिंह जमींदार जो थे गस्सिल्ला में, ठीक है, बहुत सारे चुआर्स के साथ लड़ते हैं। फिर कंपनी गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है वहाँ से। फिर एक चुआर सरदार होते हैं श्याम गंजम ऑफ ददका, ये लड़ते हैं। बहुत सारी लड़ाई होती है। दुर्जन लड़ते हैं, दुर्जन सिंह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जगन्नाथ सिंह, दुर्जन सिंह, ये सारे लोग चुआर के ये लीडर्स हैं। तो हमने देखा, तो ये एक हमने देखा जगन्नाथ सिंह, दुर्जन सिंह एंड ये मदहब सिंह। तो इसे रिवोल्ट ऑफ जंगल महल भी बोलते हैं। तो चूहे कहाँ पे, जंगल में घूमते हैं, तो चुआर अपराइजिंग को बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ जंगल महल। फिर हमारा आता है कोल म्यूटिनी, ठीक है। तो छोटा सा होल है नागपुर में, ठीक है। कहाँ पे, नागपुर में छोटा सा होल है, तो छोटा नागपुर एरिया में, ठीक है, कोल म्यूटिनी होती है। तो छोटा सा होल था नागपुर में, तो ये छोटा नागपुर में जो हमारी होती है छोटा सा होल इन नागपुर। तो कोल म्यूटिनी कहाँ पे होती है, छोटा नागपुर में। कब होती है, 1831 में। कोल म्यूटिनी इज इन 1831। तो यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल ट्रांसफ़र हो रहा था लैंड को। कोल, ठीक है, कोल जो भी ट्राइब्स थे उनका जो लैंड बाहर के जो हिंदू सिख और मुस्लिम फार्मर्स थे, ठीक है, वो लिए जा रहे थे, मनी लैंडर्स भी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस लगाने लगे थे। कोल म्यूटनी क्या थे, ट्राइब्स थे, इनका जो लैंड था छीना जा रहा था। तो बूधो भगत ये लड़ते हैं, ठीक है। तो बूधो, ठीक है, बुद्धा है ये भगत, लेकिन बुढ़ा होता है कोल्स में। ये जो भगत होता है वो बुढ़ा होता है लेकिन तब भी लड़ता है, ठीक है।
छोटे से होल में था, ठीक है, बुढ़ा था, बड़ा था, काफ़ी बुढ़ा था, तो ये छोटे से होल में ना जा पाएगा, तो कोल म्यूटिनी में कैसे ये हेल्प कर पाएगा। तो बोलते थे ये भगत तो बुढ़ा है, हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स को परेशान करता है। कोल म्यूटिनी में कहाँ पे था, छोटा नागपुर में, छोटा सा होल था नागपुर में, तो वहाँ पे हुई थी कोल म्यूटिनी 1831 एंड लीडर कौन था, बुद्धो भगत। फिर हमारा होता है हो एंड मुंडा अपराइजिंग, ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे, राजा परहत एंड ये आगे रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। सिंहभूम ले ली जाती है, झारखंड वाले एरिया को कौन ले लेते हैं, ब्रिटिशर्स ले लेते हैं, ठीक है। हो सिंह बुम हो सिंह बुम हो, झाड़ियों में रहेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ पे रहते थे, झाड़ियों में रहते थे, सिंहभूम हो, ठीक है, हम सिंघम हैं, हम तो झाड़ियों में भी रह लेंगे, तो इस तरीके से बोलते थे। हो मुंडा हो, तो हो मुंडा हो से याद रखना है, हो एंड मुंडा रेबेलियन। ये राजा जो परहत के थे सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में, तो ये झारखंड में झाड़ियों में रहते थे, ट्राइब्स थे, तो ये हो मुंडा हो करते थे, तो ये हो एंड मुंडा अपराइजिंग। तो ये झारखंड के मुंडा, ठीक है, कहाँ के मुंडा थे, ये झारखंड के मुंडा थे, तो ये मुंडास थे झारखंड में, छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पे। एंड 1832 में ये सब स्टार्ट होता है, इसका ऑपरेशन, इसको खत्म करने के लिए 1837 तक चलता है। तो ये हो मुंडा अपराइजिंग कब चलती है, 1820 टू 1837, तो हो अपराइजिंग एंड मुंडा अपराइजिंग ये भी आसपास ही होती है 1899 टू 1900। तो ये काफ़ी इंडिया के इंडिपेंडेंस से 50 साल पहले के अराउंड की बात है। तो यहाँ पे मुंडास थे, तो बिरसा मुंडा थे, ठीक है, ये इनका उल्गुन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ये बिरसा मुंडा लड़ते थे उल्गुन, मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग, ठीक है, बोलते थे कि अब अपना लैंड इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसे बोलते थे उलगुलन, तो क्या कहते थे, ठीक है। एंड इनके पास था क्या है, कुनकती सिस्टम था झारखंड में। कुनकती सिस्टम क्या होता है, जॉइंट होल्डिंग ऑफ लैंड। तो कुनकती सिस्टम में क्या होता है, जॉइंट होल्डिंग ऑफ लैंड। तो जॉइंट होल्डिंग मतलब किसी का एक प्राइवेट लैंड नहीं है, सबकी जॉइंट ओनरशिप है। तो कुनकती सिस्टम चलता था इन हो एंड मुंडा ट्राइब्स में। तो खुन भी जाएगा अगर कट्टी की तो, ठीक है। उलगुलन, उल्लू नहीं है हम, ठीक है, उलगुलन मतलब हम लोग उल्लू नहीं है, ठीक है। तो ये बोलते थे खून बह जाएगा अगर तुमने कट्टी करी तो खून कट्टी सिस्टम क्या था, खून बह जाएगा अगर कट्टी करी तो, हम सब लोग का लैंड एक साथ, हमसे कट्टी मत करना, पूरा हम लोग सब लोग लैंड एक साथ होल्ड करके रखेंगे, तो इसको बोलते हैं खून कट्टी सिस्टम। खून बह जाएगा अगर कट्टी करी तो ये था जॉइंट होल्डिंग लैंड। ये क्या थे, राजा ऑफ परहत, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में था। हो एंड मुंडा अपराइजिंग, मुंडा ऑफ छोटा नागपुर, तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था बिरसा मुंडा में 1800 टू 1900। उलगुलन भी बोलते। फिर संथाल रिबेलियन क्या था, राजमहल हिल्स में होता है संथाल रिबेलियन, ये भी छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास है संथाल, तो ये भी उसी के आसपास है। ये 1857 की रिवोल्ट के पहले है, 1855-56 संथाल, ठीक है। संता, ठीक है, संता क्या करते थे, ताल बजाए, ठीक है, कहाँ पे, राजमहल हिल्स में ताल बजाए। तो राजमहल हिल्स में संता क्या करे, ताल बजाए। फिर काकन सीधा, ठीक है, तो इनका कान जो था वो सेंटा का जो कान था वो काफ़ी सीधा खड़ा हुआ था। तो हमें याद रखना है यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लीडर थे, कानू एंड सीधा। तो इंपॉर्टेंट लीडर का नाम था सीधू एंड कानू, ठीक है। तो उनका कान क्या था, सीधा था, तो कान से कानू एंड सीधा से सीधू। तो सीधू एंड कानू दो इंपॉर्टेंट थे संथाल रिबेलियन में, दो इंपॉर्टेंट थे। एंड ये ऑटोनोमस रीजन इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इस रिबेलियन को 1856 तक सप्रेस कर दिया था। तो ये थे संथाल रिबेलियन राजमहल हिल्स पे। तो सेंटा क्या कहते हैं, राजमहल हिल्स में क्या करे, ताल बजाएं। एंड इनका क्या, सेंटा का कान क्या था, सीधा था, कानू एंड सीधू थे। तो ये ऑटोनोमस एरिया इस्टेब्लिश करना चाहते थे। फिर हमारे देखिए खोंड अपराइजिंग, ठीक है। तो खोंड कहाँ पे, उड़ीसा में हम देख चुके खोंड है हिली ट्रैक्स में 1837 1856। तो ये भी 1857 रिवोल्ट के पहले था। तो यहाँ पे थे एक, ठीक है, कंपनी रूल के अगेंस्ट ये क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। उड़ीसा में श्रीकाकुलम एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में ये हिली ट्रैक्स थे, खोंड्स यहाँ पे इस्टेब्लिश थे। तो आंध्र प्रदेश में ये रिवोल्ट करते हैं। तो ये इनके लीडर कौन थे, चक्र विष्णोही, ठीक है। खोंड ऑफ उड़ीसा क्या करते थे, चक्र चलाते थे। तो ये क्या करते थे, चक्र चलाते थे। तो यहाँ पे कौन थे, चक्र विष्णोही इंपॉर्टेंट लीडर थे यहाँ पे। तो हमें याद रखना इंपॉर्टेंट लीडर थे चक्र विष्णोही, यंग राजा थे ये, लीड, इन्होंने खोंड को लीड किया। कहाँ पे, इनको गुमसुन काला हांडी ने भी ज्वाइन किया। खोंड रिबेलियन होता है 1914 में भी होता है उड़ीसा रीजन में। तो वो चाहते थे कि फॉरेन रूल एंड हो और ऑटोनोमस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करें, ठीक है। तो दो बार होती है खोंड अपराइजिंग। खोंड कहाँ पे, उड़ीसा में 1837 1856, फिर 1914 में होती है। लेकिन ये ब्रिटिशर्स को जबा देते हैं। फिर कोया रिवोल्ट होता है, कहाँ पे, ईस्टर्न गोदावरी डेल्टा में, ठीक है, आंध्र में। तो अंधे ने गोदावरी में सारा खोंड खोया, ठीक है। तो अंधा था एक, गोदावरी में बहुत सारे खोंड्स को लेके गया, खोंड जो थी ट्राइब्स उड़ीसा के, उनको लेके गया, ठीक है, उनको खो दिया, पानी में गिरा दिया, गोदावरी में गिरा दिया। तो अंधे ने गोदावरी में सारा खोंड खोया, ठीक है, खोंड के सारे चीफ को खोया, ठीक है। तो ये बोलते थे तुम्बा तुम्बा दे दे सारा दे, ठीक है, तुम्बा सारा।
तो बोलते थे तम्मा तम्मा हमें सारा दे दो, हमें जितने भी खोंड तुमने खोए हमें सारे खोंड चाहिए। तो इनका लीडर हमें याद रखना है टोमा सारा, ठीक है, टोम्बा सोरा। एंड जो राजा थे वो बोलते थे अनंत तक कोया रिवोल्ट चलेगा, हम कोया रिवोल्ट जो है हम आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी में चला रहे हैं वो अनंत तक चलेगा। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था? राजा अनंत ने यार। तो इन्होंने एक तो तोमस आरा ने रिवोल्ट किया था, तोमस आरा के मरने के बाद राजा अनंत यार ने 1886 में रिवोल्ट किया था। तो मैं रखना है अनंत तक कोया रिवोल्ट चलेगा, किसने बोलता है? राजा अनंत यार ने। हमारा देख लिया। फिर हमारा कोया रिवोल्ट हमने देख लिया ईस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में। अब हमारे आते हैं वेस्टर्न एरिया में। तो एक होता है ना भिल रिवोल्ट, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में थे। तो वेस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन पासेस थे, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे माउंटेन पासेस थे। अगर आपको यहाँ से क्रॉस करना है तो माउंटेन पासेस के थ्रू ही जा सकते हैं। इनको कौन कंट्रोल करता था? भिल्स कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो लेकिन कौन चाहता था? ब्रिटिशर्स पे कंट्रोल चाहते थे। तो ये खानदेश वाले एरिया में थे भिल्स। तो कहाँ पे थे? खानदेश वाले एरिया में। तो हमने देखा खानदेश वाला एरिया यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर पे खानदेश वाला एरिया, वहाँ पे थे ये भिल। तो ये वेस्टर्न घाट्स के पासेस को कंट्रोल करते थे 1817 से 19 में। तो भिल्स फिर से रिवोल्ट करते हैं 1825, 1838, 1846। जो रिफॉर्म होते गोविंद गुरु, ठीक है, वो भिल्स को हेल्प करते हैं, ठीक है, वंसवारा साउथ स्टेट्स में। एंड वो ये ब्रिटिश राज से लड़ते हैं, ठीक है, और अपना चाहते थे ये भिल राज इस्टेब्लिश करें। तो चाहते थे अपना भिल राज इस्टेब्लिश करें। फिर हमारी होती है कोली अपराइजिंग। तो जैसे भिल थे, भिल के ही साउथ में थे कोलीज, ठीक है, ये भी लड़ाई करते हैं, ठीक है। तो कोली भी लड़ते हैं। तो 1829, 1830, 39, 44। तो ये अनएम्प्लॉयड, क्योंकि क्या होता है फोर्ट्स इनके हटा दिए जाते हैं, ठीक है, इनको भी कंपनी रूल आ जाता है। तो ये भी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं सारी कोली अपराइजिंग। तो ये भी क्या करते हैं? अपराइजिंग करते हैं कोली। तो जो भील, कोवली और रामोसी रिवोल्ट होते हैं वेस्टर्न एरिया में होते हैं। तो इनके कौन थे? सेवाराम एंड गोविंद गुरु। अब हम रामोसी देखेंगे। रामोसी भी वेस्टर्न घाट्स में ही थे। तो हम देख चुके हैं, बिल देख चुके हैं, कोहली एंड रामोसी भी वेस्टर्न घाट्स में लड़ाई करते हैं। तो रामोसी भी हिल ट्राइब थी वेस्टर्न घाट्स की, ठीक है, ये भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो यहाँ पे थे रामोसी, ठीक है। तो राम की मौसी काफ़ी चतुर है, ठीक है। तो राम की मौसी कौन है? काफ़ी चतुर है। तो हमें याद रखना है चित्तौड़ सिंह यहाँ पे थे लीडर, ठीक है। 17 के अराउंड ये क्या करते हैं? ये लड़ते हैं ब्रिटिशर से। तो यहाँ पे थे राम की मौसी चतुर है, तो चित्तौड़ सिंह थे ये जो उनसे रामोसी अपराइजिंग में कौन थे? चित्तौड़ सिंह 1822 में। फिर यहाँ पे उम्माजी नायक ऑफ पूना, ये भी लड़ते हैं। फिर बापू त्रिम्बजकी सेवंत एंड राजा प्रताप सिंह ऑफ सतारा, ये सारे लड़ते हैं। तो ब्रिटिश क्या करते हैं? पैसिफिक पॉलिसी यूज़ करते हैं, बोलते कब तक लड़ते रहेंगे। तो ब्रिटिश थोड़ा पैसिफिक पॉलिसी यूज़ करते हैं इन लोगों के लिए। फिर हमारे एक होता है नायकाड़ा मूवमेंट, ठीक है, अगेंस्ट कास्ट हिंदू एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट होता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश गुजरात में नायकाड़ा मूवमेंट। फिर खारवाड़ रिबेलियन, खाड़वार्स करते हैं बिहार में, खाड़वार्स बिहार। फिर खोंडा दोरा कैंपेन, ये खोंडा दोरास करते हैं कोरामलिया में। फिर हमारा बस्तर रिवोल्ट होता है जगदलपुर 1910 में, फ्यूडल एंड फॉरेस्ट चीफ के अगेंस्ट। फिर तना भगत मूवमेंट, ठीक है, मुंडास करते हैं, ओरियन ट्राइब्स करते हैं। तो यहाँ पे जत्र भगत, बलराम भगत होते हैं। तो गांधी को सपोर्ट करते थे और ये संस्कृताइजेशन मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है? सपोर्ट करते थे गांधी का, मतलब नॉन वायलेंस फॉलो करते थे। तना भगत और ये भगत थे, एकदम भगत जैसे, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। ये चाहते थे इनके इंटरनल रिफॉर्म भी आए, जो ट्राइब्स इनमें इंटरनल रिफॉर्म्स आए। तो यहाँ पे 2 ट्राइब्स थी, मुंडा एंड ओरियन ट्राइब। तो हमें याद रखना है तना एंड भगत मूवमेंट में 2 ट्राइब थी, मुंडा एंड ओरियन ट्राइब। तो मुंडा क्या करता था? ओरियन बिस्किट खाता था, ठीक है। तो लोग ताने मारते थे कि तो ओरियन बिस्किट खाता है, तो लोग ताना मारते। तो याद रखना है तना भगत, ठीक है। तो लोग ताना मारते थे। जब मुंडा क्या करता था? ओरियन बिस्किट खाता था। तो याद रखना है मुंडा एंड ओरियन ट्राइब है। और तना भगत एंड जत्र भगत। तो बलराम भगत एंड ये क्या था? जत्रा भगत, बलराम भगत एंड तना भगत मूवमेंट था। तो ताना मारते थे, तना भगत मूवमेंट था। तो जत्रा में बलराम भगत बने, ठीक है। जत्रा में, जत्रा होता है वेस्ट बंगाल में, तो जत्रा में बलराम भगत बने। तो ऐसा रखना जत्रा भगत एंड बलराम भगत। तो फिर हमारा रिवोल्ट देखिए। फिर हमारा एक इम्पोर्टेंट रिवोल्ट होता है खासी अपराइजिंग। तो ये मेघालय 3 पार्ट में डिवाइड है, गारो, खासी, जयंतिया। तो बीच में आता है खासी। तो यहाँ पे अपराइजिंग हुई थी। तो खासी हुई थी जब तीर्थ पे गए थे। तो जब तीर्थ पे गए थे तो क्या हुई थी? खासी हुई थी। तो किस लिए हुई थी? क्योंकि टिम्बर रिसोर्सेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे। तो ब्रिटिशर चाहते थे कि खासी में भी ये एक्सप्लॉइट करें, तो इसलिए ये लड़ते हैं। तो खासी जब गए थे तो क्या हुई थी? तीर्थ पे गए थे तब तो खासी हुई थी। जब तीर्थ पे जाते हैं तो इतना चलते हैं तो खासी होती है। तो इंपॉर्टेंट लीडर थे जो खासी अपराइजिंग के होते तीरथ सिंह। तो कहाँ पे होती है? ब्रह्मपुत्र वैली, सिलहट में होती है। तो ये बंगालीज और इंग्लिशमैन और लेबरर्स आते थे यहाँ पे, सेटल हो रहे थे, उनके अगेंस्ट ये खासी अपराइजिंग करते हैं। तो कब खासी कब हुई थी? जब तीरथ पे गए थे। तो तीरथ सिंह थे यहाँ पे, याद रखना 1833 में। मिलिट्री क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की सप्रेस कर देती है। फिर होती है सिंह पॉज रिबेलियन, ठीक है। सिंह पोज में खड़ा होके
ठीक है। सिंह जो असामीज़ लोग हैं सिंह पोज में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचाते हैं, तो इस तरीके से सिंह पोज बनाते हैं, ऐसे इस तरीके से कुछ पोज बना के फ़ोटो खिंचाते हैं। तो सिंह पोज रिबेलियन कहा था असम में, तो सिंह के पोज में ये असम में फ़ोटो खिंचाते थे, ठीक है। एंड निरांग पिडू, तो बिना रंग के फीका, ठीक है, पिडू, ठीक है, निरंग मतलब कोई रंग नहीं है, ठीक है। असम में देखो थे, जब भी असम में कितनी होली खेली जाती है, लेकिन ये कहते हैं पिद्दू थे, बिल्कुल रंग ही नहीं था, तो निरंग, इनके पास रंग नहीं था। तो मैं रखना है सिंहपोज रिवेलियन में जो चीफ थे ये थे निरंग पिदू, 1843 में लड़ते हैं। एंड कुछ स्मॉलर मूवमेंट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे मिशमीज भी लड़ते हैं, खम्पती रिबेलियन, लोशाइज रिवोल्ट 1842 1844 में होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारा एक इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है यहाँ पे, देखो जो कुकीज़ रिवोल्ट होता है, ये मणिपुर में होता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अराउंड कुकीज़ रिवोल्ट मणिपुर में, जो क्या करते हैं, जो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मणिपुर के लोगों को भी ये रिक्रूट करने लगते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे लोगों को मत ले जाओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारने के लिए। फिर त्रिपुरा में रिवोल्ट होता है, हाउस टैक्स रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग बसने लगते हैं त्रिपुरा में आके, तो ये करते हैं। तो यहाँ पे कौन करता है, परीक्षित, जमतिया, रियांग्स भी वहाँ पे हैं, त्रिपुरा में रहते हैं, रत्नामणि एंड भारती सिंह। फिर जेलियांगसोंग मूवमेंट, ठीक है, ये होता है मणिपुर में, एंड जेमी लियांगमी एंड रोंगमई ट्राइब्स करते हैं। फिर कुकी, ठीक है, तो कुकी वायलेंस ये लोग बचा नहीं पाते, तो ये लोग भी स्टार्ट करते थे। कुकी रिवॉल्ट हो रहा होता है तो दूसरे ट्राइब्स नहीं लड़ रहे थे, लेकिन वो भी लड़ने लगते हैं क्योंकि हमें आप बचा नहीं पा रहे कुकी वायलेंस से। फिर नागा मूवमेंट स्टार्ट होता है 1905 1931 मणिपुर में। जादू नाग स्टार्ट करते हैं कि नागराज स्टैब्लिश करना है जादू से, ठीक है, जादू नाग। फिर हरिका कल्ट, ठीक है, मणिपुर में 1930 में ये कौन करते हैं, गेदनलियू। याद रखना है हरिका कल्ट जो रानी गेदनलियू होती है वो स्टार्ट करते हैं 1913 में, तो उसको सप्रेस कर दिया जाता है। बट कपुल नागा एसोसिएशन फॉर्म होता है 1946 में, तो कपुई नागा एसोसिएशन से कौन रिलेटेड है, रानी गेदनलियू। तो ये हेराका कल्ट स्टार्ट करते हैं 1930 में। फिर अदर स्मॉलर मूवमेंट्स होते हैं, जयंतियाल हिल में फाल्गुनी पीस एंड रिबेलियन, फिर सिंथगन्स, फिर यहाँ पे सफलास के रिवोलियन एंड वुमेंस वॉर इन मणिपुर, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं थोड़े बहुत रिवोल्ट। फिर हमारे यहाँ कॉजेस क्या है, इंपॉर्टेंट म्यूटनीज कौन हुए, वीकनेस ऑफ अपराइजिंग।